100 से ज्यादा आपको अवार्ड मिल चुके हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुका है। और मैंने सुना है जो आपने पीएचडी करी है वो लंदन से करी है। लंदन आईवा स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी है जयपुर से। जो माएँ ये सोचती हैं कि कैरियर के आगे बच्चों को इग्नोर कर देना, मेड देखेंगी या ये देखेंगी, मैं इसे अपने आप को लक बाई चांस कहूँ या कुछ भी कहूँ, मैंने तो कुछ भी नहीं खोया। वो चंद लाइनें सुनाएंगे भीगी पलकों से जो आपके दिल के बहुत करीब हो। वो अपने आप को नेचर से जोड़ते हुए लिखा है। देखो तितली रे, देखो तितली रे, घूम रही बागों बागों इकली रे। एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए या मैं कहूँ उनके थॉट प्रोसेस क्या भारतीय लोगों से अलग हैं या सेम ही रहते हैं? मैं ये कहूंगी कि हमारे यहाँ दिखावा या आडंबर ज्यादा है। जो बाहर वाले क्लाइंट है वो रेगुलर टच में रहते हैं। अच्छा, जैसे मॉडर्नाइजेशन की दुनिया आ रही है, एआई आ रहा है और अब तो लोग क्या है एआई टूल के थ्रू कुंडली अपनी देखने लगे हैं, उससे पूछने लगे हैं जी। और वहाँ अपने आईएमटी यूनिवर्सिटी में जो है एक नया सेगमेंट चालू करा है एस्ट्रोलॉजी का, जिसका आप डीन है। तो आप क्या विजन रखते हो आने वाली जनरेशन के लिए कि वो किस तरफ जाएं और किस पर विश्वास करें? कि एआई एक टूल है, एक टूल सबके लिए फिट नहीं बैठ सकता है ना। आपके पास जो स्क्रू ड्राइवर होते हैं उनके भी नंबर होते हैं ना, किस किस पे फिट होगा। गाँव में जब आप एक अच्छे स्टेटस पे पहुंच जाते हो, आपके अपने आप से जलने लगते हैं। जिस बच्चे को मम्मी ने पढ़ाया लिखाया, ताऊ जी का दूसरे परिवार का वो था, उसी ने गोली मारी। आज तो वो भी इस दुनिया में नहीं है। जो हमारा सिद्ध महामृत्युंजय संस्थान है, तो वहाँ मैंने सुना कि रुद्र अभिषेक कराते हैं, तो वो रुद्र अभिषेक नॉर्मल एक पूजा की तरह होता है या उससे कुछ अलग हटके होता है? महामृत्युंजय मंत्र हमारे लिए जीवन दान का काम करता है, और क्योंकि इसे श्री यंत्र के उसमें बनाया गया है, तो एक तो आपको आयुष्य देगा ये, और एक आपको समृद्धि देगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो ये इकलौता पॉडकास्ट ऐसा है यूट्यूब पर, इंटरनेट पर, जो आपको देगा 31 साल का ज्योतिष का अनुभव। क्योंकि जो आज मेरी गेस्ट हैं आशा त्यागी मैम। नमस्कार, राधे राधे। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। मैम पहले वकील थे, वकालत छोड़ के एस्ट्रोलॉजी में आए, 31 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है, आईआईएमटी यूनिवर्सिटी में डीन है एस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में। और मैं आप लोगों को बताऊं कि ये समथिंग न्यू है कि एक यूनिवर्सिटी कॉलेज एस्ट्रोलॉजी का एक पूरा सेगमेंट चालू कर रहे हैं जहां पर आप सीख सकते हो, कोर्स कर सकते हो। तो उनका सफर कैसा रहा, कैसे वो स्विच करके आए, और एस्ट्रोलॉजी की भी बात होगी। ऑब्वियस सी बात है कि एस्ट्रोलॉजी के ऊपर पॉडकास्ट है तो बहुत सारी रेमेडीज मिलने वाली हैं, बहुत सारे उपाय मिलने वाले हैं, और किस दशा में किस तरीके के उपाय करने चाहिए। अगर कोई ग्रह खराब है, कोई आपकी कुंडली में दोष है, तो उस केस में क्या करना चाहिए, तो ये कंप्लीट हम पॉडकास्ट में कवर करेंगे। तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि पॉडकास्ट को अंत तक देखें। और हम बात करेंगे सिद्ध महामृत्युंजय संस्थान के बारे में भी, कि जो महामृत्युंजय यंत्र बनाया है हिसार में गुरुजी ने, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा बताएंगे। जो 52 फुट 52 फुट बाई 52 फुट का, जिसके अंदर बैठ के आप साधना कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है कि सीरियसली अगर आपको पॉडकास्ट देखना है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, तो इससे बेहतर पॉडकास्ट देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल जेन्युइन, एकदम क्रिस्प एंड क्लियर। तो हम सबसे पहले तो स्वागत है आपका, कैसे हैं आप ये बताएं? मैं बहुत अच्छी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप सबसे जुड़ने का मौका मिला है। तो ज्यादा बेटर आपको क्या लगता है, वकील या एस्ट्रोलॉजर, कौन ज्यादा? दोनों ही फील्ड मेरे लिए सेवा भाव के थे। मैं क्रिमिनल में प्रैक्टिस करती थी। मैंने 21 साल की उम्र में वकालत शुरू कर दी थी और 5 साल मैंने फौजदारी में प्रैक्टिस की। फैमिली कोर्ट से लेके क्रिमिनल, डोमेस्टिक वायलेंस, सारी चीजें मैंने उस एज में झेली थी, जिसमें शायद आजकल ये पता भी नहीं होता कि ये सब चीजें क्या हैं। लेकिन आफ्टर मैरिज बहुत सारे टर्निंग पॉइंट आए मेरी लाइफ में। एलएलएम में मैंने 94 में यूनिवर्सिटी टॉप की हुई है। उसके बाद मुझे लॉ फैकल्टी के जॉब के भी ऑफर मिले थे, लेकिन आफ्टर मैरिज शायद मेरी सिचुएशन या फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी ही कहूंगी मैं इस चीज को, या फिर मैं आज ये मानती हूँ कि ये मेरी ग्रह दशा थी, मेरी डेस्टिनी मुझे यहाँ लाना चाहती थी। तो जिग-जैग करते यहाँ तक मैं पहुंच गई। मैंने दोनों को ही सेवा भाव के रूप में लिया, लेकिन वकालत के फील्ड में मैं बिल्कुल पब्लिक उस पर बोलना चाहती हूँ। वहां मैं किसी चीज में बंधी हुई थी, क्योंकि सिस्टम के अधीन था हमारा जस्टिस होना। वहां कई चीजें मेरी ऐसी थी कि मेरे हस्बैंड जो हैं रेवेन्यू में प्रैक्टिस करते हैं, कोशिश भी की मैंने उनके साथ खड़े होने की, लेकिन मेरा मोरल गवारा नहीं किया। जब मुझे पता था कि ऑर्डर किधर जा रहा है और बाहर क्लाइंट मेरे पैर छू रहे होते थे, रो रहे होते थे, तो मेरा दिल रोता था। इसलिए वहां से मेरा मन हटा। लेकिन यह है कि एक स्टूडियस वो रही हूँ मैं शुरू से ही। अपने बच्चों के साथ साथ मैंने ज्योतिषाचार्य किया, फिर इग्नू से एमए किया, फिर पीएचडी का वो किया। करते करते मुझे ये सोशल वर्क करने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लगा, और पिछले 8 सालों से मैं एस्ट्रो टॉक पर हूँ। अब तो इंटरनेशनल साइट है मेरी, टीवी चैनल पे इंटरव्यूज वगैरह किसी भी उस पर मेरे आते रहते हैं। साधना चैनल पे कविताएं भी मेरी आती रहती हैं। तो कुल मिला के मैं ये कहूँगी वकालत से मुझे ये चीज बेहतर लगी।
100 से ज्यादा आपको अवार्ड मिल चुके हैं, बिल्कुल। लाइफ टाइम अचीवमेंट अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुका है और मैंने मुझे। सुना है जो आपने पीएचडी करी है वो लंदन से करी है। लंदन आईवा स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी है जयपुर से, तो हाँ। उनके थ्रू मुझे मिली है वो। ओके। जी। तो इतना पढ़ने की जरूरत क्या थी? अगर समाज सेवा करनी थी तो आप जनरल नॉलेज लेके भी कर सकते थे। क्या आप अपनी डिग्री को दिखाकर लोगों को ये भी बताना चाहते थे कि एजुकेशन बहुत जरूरी है? नहीं, मैंने पढ़ने की कोशिश इसलिए नहीं की मुझे किसी को कुछ दिखाना था। मेरा जो अंतरात्मा थी वो हमेशा ये कहती थी कि इसमें और डेप्थ में जाऊं। आप डॉक्टर हैं तो भी, वकील हैं तो भी, एस्ट्रोलॉजर हैं तो भी, कहीं ना कहीं आप अटकते हैं। कभी कभी कोई ऐसा केस आपके सामने आता है तो अगर उसमें हमें कुछ भी न्यू सुनने को मिलेगा, आप बिलीव नहीं करेंगे, कोई भी अगर स्पीच दे रहा होता है एस्ट्रोलॉजी में, मैं बहुत ध्यान से सुनती हूँ, पता नहीं वो कौन सा सूत्र हमें दे जाए। सही बात है। तो इसीलिए मैंने इसमें आगे बढ़ने की कोशिश की। हाँ, ये जरूर कहूंगी कि ये पीएचडी या एमए इग्नू मैंने इसलिए किया क्योंकि ज्योतिषाचार्य की डिग्री जो है ये कहीं एलिजिबिलिटी नहीं थी किसी यूनिवर्सिटी में उसमें जॉब करने के लिए। 6 साल पहले नंदकिशोर पुरोहित जी हैं शिक्षा मंत्री उत्तराखंड में, तो उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसी पॉलिसी आ रही है कि ज्योतिष को प्रमोट किया जाएगा। तो इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। तो जैसे गोल्ड में इन्वेस्ट करना अच्छा था, मैंने ज्योतिष में इन्वेस्ट किया, टाइम भी इन्वेस्ट किया, सारी चीजें की। इतना पढ़ने के बाद आपको अभी भी लगता है कि नहीं अभी तो कुछ पार्ट बाकी, अभी और पढ़ना है? अभी भी मैं बहुत पढ़ती हूँ। मेरी किताबें कम से कम जिस दिन भी मेरा अभी ग्रह दशा मेरी अनुकूल नहीं है, 6-7 किताबों का मटेरियल मेरा बहुत टाइम से पड़ा है। जिस टाइम मैं पामिस्ट्री पे किताब लिख के तैयार कर चुकी थी, तुरंत मुझे एलन जाना पड़ गया बच्चों के साथ, लेकिन मैंने उस चुनौती को भी स्वीकार किया। खुद डॉक्टर एच.एस. रावत मेरे घर बोल कर गए कि मैं खुश नहीं हूँ, आप मेरी सबसे बेस्ट वो थी स्कॉलर और आप वहां जा रही हैं। मैंने कहा सर क्या बात कर दी, आज तक तो औरों के लिए किया है, आज मेरे बच्चों के लिए टर्न आई है, तो आज कैसे छोड़ दूं। सही बात है। आज मेरा एक बच्चा MBBS 4th ईयर में है और एक बेटा मेरा अब जर्मनी जा रहा है, इंजीनियर है। तो शायद, और मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ खोया। मैं उन माओं के लिए एक यहाँ से वो देना चाहूंगी संदेश, जो माएँ ये सोचती हैं कि कैरियर के आगे बच्चों को इग्नोर कर देना, मेड देखेंगी या ये देखेंगी। मैं इसे अपने आप को लक बाई चांस कहूँ या कुछ भी कहूँ, मैंने तो कुछ भी नहीं खोया। हाँ, उस टाइम स्ट्रगल था, कभी कभी आंसू भी आते थे कि LLM करके मैं हाउस वाइफ हूँ, ये सारी चीजें हैं, लेकिन मैंने हर चीज को चुनौती की तरह लिया। लेकिन अगर आज मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ कि मेरे बच्चों की आया LLM थी, मेरे बच्चों की मेड जो है LLM थी, उनकी टीचर LLM थी, तो शायद मेड के हाथों पल के मेरे बच्चों में वो संस्कार नहीं होते। मेरे बच्चों का कोई दोस्त नहीं है मेरे अलावा और अपने फादर को वो आइडियल मानते हैं। मैं बिल्कुल फ्री हूँ, दोनों बच्चे अपने पापा के कदम पे कदम रख के चल रहे हैं। बहुत बड़ी बात कही आपने। माँ बाप की जो गाइडेंस होती है ना, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता है। अगर वो नजर रख रहे हैं ना कि बच्चे क्या कर रहे हैं और सही टाइम पे सही गाइडेंस वो दे देते हैं, तो बच्चे जो है जो करने वाले होते हैं उससे 4 या 5 गुना कर जाते हैं। और पापा का तो मोटिवेशन ऐसा होता है कि एक बार उन्होंने बेटे से कह दिया कि बेटा ये करना है, तो उससे बड़ा मोटिवेशन तो मुझे लगता नहीं कि दुनिया में आपको कोई दे सकता है। एक माँ अपने बच्चों को जो संस्कार दे सकती है वो मेड नहीं दे सकती, वो दूसरे नहीं दे सकते। और मैंने हमेशा अपने बच्चों को यही सिखाया। बहुत सारे अब मेरे पास आते हैं, टीचर हैं, वो भी हमारे बच्चे सुनते नहीं, ये नहीं, हस्बैंड नहीं ये करते। यार तुमने हस्बैंड वाइफ के जो भी, क्या मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होंगे? बहुत से हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कभी अपने हस्बैंड से कोई भी अगर वो है आर्ग्यूमेंट अपने बच्चों के सामने नहीं किया। मान लिया पापा ने बच्चों को डांटा, पापा ने आके कहा कि ये क्या किताबें फैला रखी, ये देखो वो देखो, मेरा ऑफिस कैसे मैनेज्ड है, तो मैंने एक दिन भी ये नहीं कहा कि पापा गलत कह रहे हैं। मैंने कहा पापा आ जाएंगे, जल्दी से अपनी बुक्स ठीक कर लो। तो उसका नतीजा ये हुआ कि मुझे तो डांटना ही नहीं पड़ा। सही बात। पापा का खौफ दिखा दिखा के मैंने अपने बच्चों को सही रास्ते पे ला दिया। और हमेशा एक ही चीज कही कि एक ही आइडियल पर्सन आपकी जिंदगी में है, बस उसे ही फॉलो कर लेना। आज भी कहती हूँ, और पिछले 25 सालों से, बड़ा बेटा 25 साल का हो गया, यही कह रही हूँ कि बेटे बस अपने पापा जैसा बन जाना। क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे बेटे हैं, बहुत अच्छे भाई हैं और एक डिसिप्लिन वाले हस्बैंड हैं। आपका एक काव्य आया था भीगी पलकों से, उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली थी आपको? 10 साल की उम्र से मैं लिखती थी। मदर डॉक्टर थी, लेकिन उनकी साहित्यिक रुचि थी। और जो कवि सम्मेलन होते थे बिफोर मैरिज में इसलिए अटेंड कर पाई कि रात के होते थे और मम्मी मेरे साथ जाती थी, तो मैं मम्मी के साथ वो अटेंड करती थी। इमोशनल बहुत ज्यादा हूँ। 10 साल की उम्र से माँ बाप से दूर रही, क्योंकि मेरठ में हमारा मकान था। मदर फादर गांव में थे, मदर डॉक्टर थी, 25 गांव में कोई डॉक्टर नहीं था, और फादर महलवाला इंटर कॉलेज में लेक्चरर थे। वीकेंड पे मम्मी आती थी,
तो बहुत बार दिल टूटा, बहुत बार दिल रोया। भाई जब परेशान करते थे तो पूरे हफ्ते सोचती थी कि आने दे, मम्मी को बताऊंगी। लेकिन जिस टाइम मम्मी उतरती थी ना रिक्शे में से, दोनों हाथों में बैग, कहीं मट्ठा, कहीं दूध, कहीं सब्जियां, कहीं कंधे पर बैग, और संडे का रोज होता था, उनके पेशेंट इतने सारे आ जाते थे, तो सोचती थी कि इनको क्या हर्ट करूं। तो वो जो अंदर अंदर आंसू थे ना, वो भीगी पलकों से वो भीगी की भीगी रह गई, कोई पहुंचने वाला मिला ही नहीं। कुछ चंद लाइनें सुनाएंगे भीगी पलकों से, जो आपके दिल के बहुत करीब हो। मैंने उसमें लिखा था कि मैं नहीं जानती कि 16वां साल कब लगा, 24वां कब लगा, मैं आज 56 में हूँ। तो बस मुझे यही पता है कि मैं पैदा हुई होंगी और 56 में हूँ। मेरी जर्नी ऐसे ही है। तो मैंने उसमें एक लिखा था कि एक लड़की है और वो कुछ सोचती है, लेकिन वो अपने आप को नेचर से जोड़ते हुए लिखा है। देखो तितली रे, देखो तितली रे, घूम रही बागों बागों इकली रे, उसे देख अकेली एक मंचलेन की ठिठोली, सुनो तितली रानी बनो न दीवानी, जमाने की हवा बहुत वैसी है, तू तो हूर परी जैसी है। बोली तितली पलट कर तेवर आंखों के बदल कर, सुनो दीवाने, जितने बिगड़े लोग प्रकृति नहीं बिगड़ी उतनी रे, देखो तितली रे, देखो तितली रे। ये शायद मेरी 16 या 17 साल की उम्र की लिखी हुई, क्या बात। और जो मेरी बुक में लास्ट पेज पर ये छपी हुई है। तो आफ्टर मैरिज ये जर्नी मेरी बंद हो गई थी, क्योंकि हस्बैंड के साथ मैं उनकी नींद खराब नहीं करना चाहती थी। अभी भी हरिओम पंवार जी इतने बड़े कवि हैं और वो चाहते हैं कि मैं मंचों पे आऊँ, तो मैं यही कहती हूँ, मैंने कहा सर मैं अपने हस्बैंड की नींद खराब नहीं करना चाहती, क्योंकि कवियों का तो रात को 2-2 बजे तक है, उन्हें कोर्ट में जगना होता है। जब मैंने आज तक उन्हें दुख नहीं दिया तो मैं अभी भी क्यों दुख दूँ। क्या बात। और बिना दुख दिए मेरे लिए भगवान बहुत सारे रास्ते खोल रहा है। मेरी यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम होते हैं, अभी अनामिका अंबर जी और सौरभ सुमन जी के साथ था, तो काव्य पाठ के मौके मुझे मिलते रहते हैं। मतलब मैंने ये सोचा कि 5 मिनट की तालियों के लिए मैं अपने बच्चों का और अपने हस्बैंड का जीवन जो है वो डिस्टर्ब नहीं करूंगी। मुझे लिखना है तो आइडियल हो सकते हैं आप सभी के लिए। बस मैं यही कहूंगी, मैं जहां भी मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, मुझे जगह जगह बुलाया जाता है, तो मैं महिलाओं को जब देखती हूँ, अभी मेरे पास एक मैम आई, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि यूनिवर्सिटी से ही थी, तो उनके 3 बच्चे हैं, 32 साल की एक बेटी, फिर 2 बेटे हैं, वो भी बड़े, इसकी शादी नहीं हुई, इसका कैरियर नहीं, ये नहीं वो नहीं। तो मैंने कहा जी ये उपाय करो, जब तक आप दवाई नहीं खाएंगे तो आपका ट्रीटमेंट कैसे पॉसिबल है। बीमारी तो है आपके अंदर, तभी तो आप मेरे पास आए हो ना। और फिर ये कह देना कि हम उपाय नहीं करेंगे, तो फिर आप क्यों आए हो एस्ट्रोलॉजर के पास। तो मैंने कहा ठीक है, अगर बच्चे तो मानते नहीं। मैंने कहा तो जिस समय आप खाना बनाती हैं, खाना बनाते हुए वो चैंटिंग ऑफ मंत्रास कीजिए। मैं हमेशा महिलाओं को ये कहती हूँ कि कभी भी खाना बनाते समय आप माँ अन्नपूर्णा का रूप हो, आप इरिटेट मत होइएगा, आप चैंटिंग ऑफ मंत्रास कीजिएगा। मान लिया मेरी सास मुझसे नाराज है सपोज, और मैं खाना बनाते हुए उन्हें गालियां दे रही हूँ, तो मेरी भी एनर्जी उस खाने में आ गई, वो डबल पावर से मेरा डोमेस्टिक वायलेंस करेंगी। और अगर मैं चैंटिंग ऑफ मंत्रास करूंगी तो वो खाना जो है प्रसाद बन जाएगा, मेरा मन शांत है, और उस खाने को जब सासू माँ खाएंगी वो प्रसाद बन जाएगा। और यही मैं बच्चों के लिए कहती हूँ। हम कहते हैं 8 साल या 12 साल तक बच्चे चैंटिंग ऑफ मंत्रास नहीं कर पाते, और किसी बच्चे का बुध वीक है, गुरु वीक है, तो हम माओं से कहते हैं कि आप खाना बनाते समय, उस बच्चे को कुछ भी फीडिंग कराते समय आप चैंटिंग ऑफ मंत्रास कीजिए, अपने आप उस बच्चे में वो वाइब्रेशन आ जाएंगे। बच्चा आपका पढ़ाई में वीक है और आप उसके लिए बूस्ट बना रही हैं, उसने मेहनत की या नहीं की ये आपके सामने है, और आप उसे एग्जाम को जाते जाते बेटा ये दूध पी के जाना, और उस दूध में आपने कि आज तो पता नहीं क्या होगा, पूरी साल नहीं पढ़ा, बहुत ही जिद्दी है, बहुत ही शैतान है, तो आपने उसे क्या परोसा। इससे तो आप बूस्ट ना देती बिल्कुल तो अच्छा था। तो मैं यही कहती हूँ कि आप यूनिवर्स में जो बोओगे वही काटोगे। मुझसे बहुत लोग कहते हैं, मेरी एक ही वो है कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। मेरा कोई दुश्मन नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि जिसने मुझे काटा नहीं है, और मेरे चेहरे पे स्माइल रहती है। सामने वाला पता है मेरी बगल में बैठा है, मेरी तारीफें कर रहा है, मुझे पता है कि ये पीछे अभी मेरे लिए क्या करके आया है, लेकिन मैं फिर भी हंसती हूँ। और मुझे थर्ड पर्सन कहेगा कि इसने आपके बारे में ऐसे बोला, आपको गुस्सा नहीं आता? मैंने कहा आता है,
मुझे गुस्सा पीना भी आता है, पालना भी आता है। जो जो बोएगा वही काटेगा। हाँ। मैं इसे गाली दूंगी, मेरी जुबान खराब हो जाएगी। क्यों दूं मैं इसे गाली? ये यूनिवर्स है। यूनिवर्स में आप किसी के लिए कुछ भी सोचते हो वो कहीं ना कहीं कैप्चर होता है। जैसे हमारे मोबाइल की मेमोरी है, मोबाइल खराब हो जाए, कुछ भी खराब हो जाए, किसी ने सुना नहीं, कुछ चीजें इसमें ऐसी हिडन है ना कि वो सेव हो गई, हमेशा के लिए हो गई। कभी भी इसका सॉफ्टवेयर ऑन होगा तो वो यूनिवर्स में अगले जन्म में हमारे लिए जुड़ती हैं। हम परिवार में दोस्तों को किसी को भी गाली दें, उसका नतीजा हम पर आएगा। बिल्कुल। तो मैं हर रिश्ते को उसी तरीके से जीती हूँ कि जैसा मुझे चाहिए। वो मेरे लिए क्या करेगा ये उसका इनपुट है, और मुझे उसका आउटपुट भगवान देता है। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी और कविता, इन दोनों का अध्यात्म से कोई रिलेशन है आपस में? बिल्कुल है। कैसे? हम कविता के जरिए भी बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखा सकते हैं, और ज्योतिष में भी हम अपने बच्चों को संस्कारित कर सकते हैं। उसका एग्जाम्पल जीता जागता मैं हूँ। मेरी बड़ी बहन एक्सपायर हो गई थी, और जब फिर मेरा जन्म हुआ तो छोटी बहन के 3 दिन की थी, उसी दिन मुझे पोलियो हो गया। मेरे फादर मेरे लिए कांवड़ लाए, तो मैं बेटों से ज्यादा लाडली अपने माँ बाप की हूँ। कोई बेटों के लिए कांवड़ नहीं लाता है, लेकिन उस टाइम में मेरे फादर का मेरे लिए कांवड़ लाना बड़ी बात है। और मेरे फादर मुझे एक कविता सुनाकर सुलाते थे कि जीवन की टूटी नैया को आशा ही पार लगाती है, जब भूल चले पथ से राही आशा ही राह दिखाती है, आशा से जीवन गाना मर। और आप बिलीव नहीं करेंगे, शायद 15-16 साल की उम्र तक मुझे नहीं पता था ये पंक्तियां किसकी हैं, क्योंकि मैं साइंस की स्टूडेंट थी। मुझे नहीं पता था कि साहित्य में ये कौन रचयिता है। तो मुझे ये लगा कि पिताजी मेरे लिए ये सोचते हैं कि मैं टूटी नैया को पार लगाऊंगी, मैं सबको रास्ता दिखाऊंगी। मतलब वो चीजें मुझ में कूट कूट के भर गई। और 10 साल की उम्र से मैं अपने 2 भाइयों को लेकर मेरठ में अकेले रही हूँ। आज मेरा एक भाई वर्ल्ड वाइड सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, 3 सॉफ्टवेयर कंपनी उसकी है। 6 साल वो कुवैत में रह के आया है, दुबई, मतलब उसका वर्ल्ड में सारा काम चल रहा है। दूसरा भाई है, मतलब दोनों भाई मुझसे छोटे ही हैं। छोटी बहन है, वो भी डिग्री कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल है। माँ चली गई है, लेकिन मैं अपना माँ का दायित्व उसी तरीके से निभाती हूँ। क्या बात है। जबकि बहन 1 ही साल छोटी है, भाई 3 साल छोटा है, फिर दूसरा वाला ये 5 साल छोटा है। लेकिन सच बताऊं कि मेरे रिश्ते मेरी पूंजी हैं। तो आप एस्ट्रोटॉक से जुड़े हुए हैं, आपने बताया कि हाँ, आप वहाँ पर कंसल्टेशन देते हैं। बिल्कुल। तो आप वहाँ नेशनलाइज लोगों को भी देते हैं और बाहर के लोगों, विदेशी लोगों को भी बिल्कुल, देते हैं। एब्रोड से भी सारा इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर, मतलब हम वो देखते हैं। तो पूरी कॉल हमारी इसी तरीके से आती है रात को। एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए, या मैं कहूँ उनके थॉट प्रोसेस क्या भारतीय लोगों से अलग हैं या सेम ही रहते हैं? मैं ये कहूंगी कि हमारे यहाँ दिखावा या आडंबर ज्यादा है। जो बाहर वाले क्लाइंट है वो रेगुलर टच में रहते हैं और हर चीज को बहुत ही ऑनेस्टली करते हैं। तो मुझे कोई फर्क ही नहीं लगा। मुझे तो ये भी पता नहीं कि होता कि ये कनाडा से बोले हैं, कहाँ से, बाद में पता चलेगा जब वो बताएंगे। मेरे लिए तो कॉल आई, चैट आई, मैंने एक्सेप्ट की। चैट में तो दिख जाता है, कॉल में तो तुरंत हमने एक्सेप्ट की और हमने बात करना शुरू कर दिया, कुंडली निकाली, शुरू हो गए। अब वो मोस्टली इंडियन भी होते हैं, बाहर वाले भी होते हैं, जो इंडियन वहां पर सेटल हो गए हैं। लेकिन मुझे नहीं लगा कि वहां पर कोई परेशानी है। मैं एक वाकया सुनाना चाहूंगी कि मैं कोटा में थी, एक बच्चे ने मुझे कॉल किया और मैं उसकी कुंडली देखते ही हंस पड़ी। मैंने कहा बेटा ये बताओ आपकी मैरिड लाइफ कैसी है। मैरिज भाव में उसका सूर्य बैठा हुआ था, स्वराशि का था। स्वराशि का सूर्य मतलब राजा। अब राजा हस्बैंड हो तो चलता है, लेकिन रानी वाले घर में अगर राजा वाले गुण आ जाएं तो परेशानी आएगी ना। अब वो लड़का शनि, क्योंकि ये ऑब्वियसली जब स्वराशि का वो है तो ऊपर राशि शनि की थी। तो बोला क्यों मैम, कैसे लगता है? मैंने कहा घर को तो मैडम चला रही होंगी। बोला तो मैम दिक्कत क्या है? क्योंकि वो शायद 20-22 सालों से विदेश में सेटल है, यूएस में है वो बच्चा, यूएसए में। तो बोला मैम अगर मेरी बॉस लेडी हो और वो मुझसे सीनियर है, वो मुझे कोई चीज ऑर्डर देगी या मुझे वो गाइडलाइन देगी तो क्या मैं उन्हें मानूंगा नहीं? अगर मेरी वाइफ में इतनी क्वालिटी है तो मुझे एक्सेप्ट करने में क्या हर्ज है? और मैंने इंडिया में आज तक एक भी हस्बैंड ऐसा नहीं देखा, क्योंकि हमेशा टॉन्टिंग, हमेशा किसी भी चीज पे, हाँ तुम्हारे बिना तो ये नहीं होगा, हाँ तुम अगर कोई इमरजेंसी दिखा दें, हम भी दिखा दें तो हमारे वाले भी हमें बोल देते हैं हाँ तुम्हारे बिना तो ये नहीं होगा। लेकिन उन्हें शायद ये भी नहीं पता कि वहां हमारी गुडविल क्या है, हमारी इमेज क्या है। लेकिन वहां पर्सनली ये मान लेना। इत्तेफाक से 3 महीने बाद उस बच्चे का फिर से कॉल आया। अब मैं डर गई। मैं सच बताऊं, मैं बहुत सारी चीजें नेगेटिव कुंडली में नहीं बताना चाहती, उतना ही बताती हूँ मैं फर्स्ट वाली मीटिंग में जितने की उसने पूछा।
क्योंकि नकारात्मक भी चीजें हैं आपकी कुंडली में और सकारात्मक भी हैं। सकारात्मक। लेकिन अगर नकारात्मक को आप इग्नोर किए जा रहे हो तो अच्छी बात है, जिंदगी बसर होनी चाहिए। सही बात है। तो हमारा मतलब ये नहीं कि तुम्हारे गड्ढे गिनाते चले और तुम दहशत में गाड़ी का वही छोड़ दो स्टीयरिंग ही कि मुझसे ड्राइव नहीं होगी। तो मैंने कहा बेटा क्या बात है, पंगा हो गया? बोला नो मैम, मेरी मैम वाइफ का आज जो है वो है बर्थडे, उन्हें बात करनी है। तो मैंने उससे बात की, मैंने कहा बेटे आप बहुत लकी हो, आज तक मेरे सामने इतनी कुंडली आई हैं लेकिन किसी हस्बैंड ने अपनी वाइफ को इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया। अगर आपकी मैरिड लाइफ खुशहाल है तो मेरी तरफ से हमेशा ब्लेसिंग्स हैं। मैं उस बच्चे को आज भी नहीं भूल पाती। और मैं सभी से यही कहती हूँ कि अगर आप इतनी सी बात मान लो कि सामने वाली जो है वो पत्नी ना हो के काबिल पर्सनैलिटी है, तो शायद आपकी जिंदगी खुशहाल हो जाए। क्या बात है। और अगर आप नुक्स निकालोगे तो आप भगवान में भी निकाल दोगे, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। तो एस्ट्रोलॉजी में कई चीजें ऐसी अच्छी भी हमें मिल जाती हैं सीखने के लिए। तो मैं ये कहूंगी कि विदेशी कल्चर में शायद हमारे यहाँ से बहुत अच्छी चीजें हैं। तो उस लड़की ने भी एडमिट किया कि यस मैम, मुझे भी कभी कभी प्राउड फील होता है। ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी को प्यार दोगे तो प्यार के बदले प्यार नहीं मिलेगा। उसने भी एडमिट किया कि मेरे जैसा हस्बैंड होना मुश्किल है, जो हमेशा मुझे पॉजिटिवली वो वाइब्रेशन देते हैं, पॉजिटिवली सपोर्ट करते हैं, और उनकी वजह से मैं और ज्यादा कर पाती हूँ। अच्छा, जैसे मॉडर्नाइजेशन की दुनिया आ रही है, एआई आ रहा है, और अब तो लोग क्या है एआई टूल के थ्रू कुंडली अपनी देखने लगे हैं, उससे पूछने लग गए हैं जी। और वहां अपने आईएमटी यूनिवर्सिटी में जो है एक नया सेगमेंट चालू करा है एस्ट्रोलॉजी का, जिसके आप डीन है। तो आप क्या विजन रखते हो आने वाली जनरेशन के लिए कि वो किस तरफ जाएं और किस पर विश्वास करें, टेक्नोलॉजी पर? कि एआई एक टूल है, एक टूल सबके लिए फिट नहीं बैठ सकता है ना। आपके पास जो स्क्रू ड्राइवर होते हैं उनके भी नंबर होते हैं ना, वो किस किस पे फिट होगा। तो वहां पे एक सॉफ्टवेयर बना दिया किसी ने, उस सॉफ्टवेयर में सबकी मेष लगन है तो मेष लगन की सारी चीजें एक जैसी होंगी। लेकिन मेष लगन ये नहीं बता रहा एआई में कि आपकी राशि, आपका जो है ग्रह, आपकी डिग्री कहाँ है, आपकी कुंडली में कौन से योग हैं, इस टाइम कौन सा गोचर चल रहा है। गोचर भी चल रहा है तो उनका पूरा सूर्य का गोचर चल रहा है, उसका गोचर चल रहा है, लेकिन आपकी कुंडली में बर्थ प्लेस पे जो है बर्थ चार्ट में कहाँ कहाँ वो बैठे हुए हैं प्लेनेट, वो चीजें नहीं आती। तो मुझे नहीं लगता अगर एआई संतुष्ट होते बच्चे तो या सेटिस्फाई होते तो मेरे पास इतनी भीड़ नहीं होती। आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे लंच का टाइम भी नहीं मिलता। मेरी जूनियर है हिमशिखा मैम, वो बाहर की सारी खबर मुझे देती हैं और बहुत इंटेलिजेंट हैं वो भी। तो वो कहती हैं मैम आप तो रूम से बाहर ही नहीं निकलती। मैं रूम से बाहर निकलूं कैसे? मैं यूँ देखती रहती हूँ कि ये उठ जाए तो मैं दूसरे को मौका दूं। कोई खड़ा रहता है, कोई मैम थोड़ी देर बाद आ जाए, मैम आधा घंटे बाद आ जाए। मैं सामने वाले को तो ये नहीं कह सकती कि भाई तू बस 10 मिनट में चलता बन। मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि सेटिस्फेक्शन देके भेजो। मैं एक डॉक्टर की बेटी हूँ और एडवोकेसी भी है, तो मैं ओवरऑल हीलिंग करना चाहती हूँ, मेंटली, फिजिकली, लीगली। मेरे पास से जो भी जाए ना वो खुशहाल होके जाए। तो एआई में और पर्सनली कोई ज़्यादा मुझे फ़र्क नहीं लगा। और जैसे आपने कहा कि मेरा विज़न क्या है, मेरा विज़न ये है कि बच्चे सुशिक्षित तो हो रहे हैं लेकिन संस्कारित नहीं हो रहे हैं। ये बड़ी बात है। बच्चों को पता ही नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ भटकाव हो रहा है। छोटी छोटी चीजों को लेके बच्चों को ये नहीं पता है कि यही आपका पीक टाइम है पढ़ाई का। आप सोचिएगा कि हम अपनी बेटी को कहीं पढ़ने भेजते हैं, एक एज के बाद हम शादी कर देंगे जी। उसने अपने पीक ईयर्स में खूब अफेयरबाजी की, हम सक्षम है, हमने शादी कर दी, कैरियर नहीं बना, सपोज वहां पे अनवांटेड सिचुएशन आ गई, कहाँ जाएगी? या जिसके साथ वो है पहले तो उसे समाज एक्सेप्ट ही नहीं करता। मेरा सबसे पहले कहना यही है बच्चों के लिए कि बेशक लव मैरिज करो, मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन पहले काबिल हो जाओ। एक तो सामने वाले के लिए चुनौती देने लायक हो जाओगे। आप जबरदस्ती किसी के घर में घुस रहे हो, बेटा है या बेटी है, बहू है तो ट्रेसपासर की तरह जा रही है। बेटे ने धमकी दी कि मैं सुसाइड कर लूंगा तो उन्होंने बहू तो मान लिया, लेकिन आपको पता है कि अगले दिन से आपको किस तरीके से कसौटी पे आंका जाएगा, पहनने पे, ओढ़ने पे, हर चीज पे। और एक दिन एक हस्बैंड भी ऐसे ही, मेरे पास बहुत सारे केसेस हैं, अभी नोएडा से ही है एक केस, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, कि उनकी बेटी एक तो विदेश में सेटल है, छोटी बेटी है, ये ज्यादा अच्छा पढ़ भी नहीं पाई, 5-6 साल रिलेशन में रहे, माँ बाप के सामने प्रपोजल रखा, 2 ही बेटियां थी, माँ बाप ने एक्सेप्ट कर लिया कि अरे वाह इतना अच्छा लड़का चल के आया है। अब वही लड़का कह रहा है कि तुम हमारे परिवार के हिसाब से सही नहीं बैठती हो,
और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, फटाफट तलाक दे लो। अरे बाप रे। उस लड़की का कैरियर नहीं बना, अब शायद उन्होंने बीए कराया है, उस लड़की को कुछ और भी वो करा रहे हैं। शायद 1.5-2 घंटे मेरी उनसे कल परसों बात हुई थी, परसों, क्योंकि उससे पहले दिन भी मैं नोएडा गई थी, उन्होंने मेरा फ़ोन नंबर लिया था। उस लड़की का फ्यूचर क्या है आप सोच के देखिए। ग्रेजुएशन भी नहीं हुई है। ग्रेजुएशन इन्होंने कराया है, 2 साल से अब इन्हीं के पास है। और ये इस चक्कर में कि हाँ, वो वाला चाह रहा है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बस ऐसे ही, हाँ नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसे ही लिख के हो जाता है। मैंने कहा भूले से भी मत कर लेना, कल आपकी लड़की के लिए भी रास्ते नहीं खुलेंगे लीगली। आप एडवोकेसी का मुझे यहाँ फायदा मिलता है। मैंने कहा जब तक आप लीगली डाइवोर्स नहीं लोगे फिर एलिमनी क्यों छोड़ दो। आपने तो बहुत अच्छे से शादी की है, उनके 3 ऊपर नीचे पोर्शन बने हुए हैं मकान में, वो कह रही हैं कि यहाँ आ जा बेटा, यहाँ रह जा, हमारी बड़ी बेटी इंडिया नहीं आएगी, हमारा सब कुछ इसी का है। लेकिन फिर भी उसकी फैमिली तो देखिए, वो मम्मी जिन्होंने ये एडमिट कर लिया कि बेटा कर ले लव मैरिज, किस तरीके से बेटे को वो कर लिया। और बेटे को भी फिर ये चीज दिखाई देगी, बिफोर मैरिज उसे नहीं दिखा, विरोध तो माँ बाप ने उस वक्त भी किया होगा ना। तो मैं ऐसी मैरिजेस के खिलाफ हूँ। अगर यही बच्ची कहीं अच्छी जॉब कर रही होती, बैंक मैनेजर होती, तो एक तो ये है कि जिन कसौटियों पे सास ने आका, उन कसौटियों पे इसे पूरा उतरने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मेड लगा देती, उनको कुछ हेल्प कर देती। जो चीजें इसे नहीं आती थी, इसने तो सिर्फ प्यार ही प्यार किया इंटर के बाद, ना घरेलू काम में एक्सपर्ट हुई, ना पढ़ाई में एक्सपर्ट हुई। और आज ये डिप्रेशन है। जैसे मैंने बोला मैम, इसको अटेम्प्ट टू सुसाइड के भी योग बनते हैं, बोली मैम 2-3 बार कोशिश की है इसने, तो क्या रास्ता बचता है। तो मेरा जो विजन है यूनिवर्सिटी में इसे शुरू करने का, इससे पहले भी हम कॉलेज टू कॉलेज कैंप लगाते थे ज्योतिष के। मेरे बड़े भाई हैं संजीव अग्रवाल जी, महामंडलेश्वर हैं, तो वो महामंत्री हैं, मैं अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय क्रांतिधारा ज्योतिष मंच मेरठ की। तो हमने बहुत सारे कैंप लगाए हैं, सेमिनार किए हैं कॉलेज टू कॉलेज, और वो इसीलिए किए हैं कि बच्चों की सोच को थोड़ा बदला जाए। जो पढ़ाई का टाइम है, जो पीक टाइम है, कल भी मैं एक मैम को समझा रही थी, मैंने कहा जो फीस और जो समय माँ बाप आपको दे रहे हैं ना, और आप इरिटेट हो रही है सिर्फ इसलिए कि मेरे नंबर अच्छे नहीं आ रहे, और आप जो है अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम वेस्ट कर रही हो, ससुराल में इसी टाइम को पाने की कीमत चुकता करनी पड़ती है। अच्छा तू पेपर देने जाएगी तो सुबह उठ के खाना बना जाना, अच्छा तू शाम को देर से आएगी तो दोपहर का बना के रख जाना। सही बात है, क्योंकि वो कीमत हम चुकता किए हैं, हमको पता है उस चीज का। तो कैरियर मस्ट होना चाहिए। और जब आपको ज्योतिष में ये चीजें पता होंगी, फिर कल एक बच्चा मेरे पास आया, BAMS डॉक्टर है, तो उस बच्चे को मैंने समझाया, उसके भाई ने मुझे बताया, मैंने कहा बेटा आपने नीट की तैयारी की थी? बोला जी मैम। चंद्रमा और शनि है उसका, लव भाव में विषदोष बना है। मैंने कहा लव कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि लव भाव ही एजुकेशन भाव है हमारा। तो ना लव आपका आने वाला है हाथ में, और उसकी सिचुएशन तो इतनी क्रिटिकल हो गई है कि उसकी सिस्टर का जिससे डाइवोर्स हुआ है, उसी की बहन से उसका अफेयर है। अरे बाप रे। और एलिमनी नहीं मांग पाए परिवार वाले। उसके भाई ने मुझे बताया कि कहीं हमारे भाई को वो फंसा ना दे, और वो लड़की आज भी पीछा नहीं छोड़ रही, एज अ टूल भी उसे यूज किया जा सकता है। तो मैंने उसके भाई को भी कहा, मैंने कहा ये बच्चा तो इतना शाय है, तो अपनी इमोशन किसी से शेयर ही नहीं करता, ये बच्चा सुसाइड तक कर सकता है। कि मैम बिल्कुल सिचुएशन ये, किसी से बात नहीं करता, कोई वो नहीं। तो कल मैंने उसे हंस के कहा, मैंने कहा बेटा आप मेरा ट्रीटमेंट करो और मैं आपका ट्रीटमेंट करती हूँ। हंसी में उसे, मतलब बीइंग अ मदर या बीइंग अ काउंसलर, उसे थोड़ा सा ओपन करना था जी। तो ये सिचुएशन क्यों आ रही है? ये सिचुएशन इसलिए आ रही है कि आपको ज्योतिष की नॉलेज नहीं है। अगर आपको ज्योतिष का थोड़ा भी नॉलेज होता तो आप ये सोचते कि मैं प्यार में सक्सेसफुल नहीं होऊंगा, मुझे वहां से हट जाना चाहिए। और मैंने उस बच्चे को फ्रैंकली बोला, मैंने कहा बेटा नीला ड्रम और कुल्हाड़ी कर लो तुम शादी, दोनों तैयार हैं तुम्हारे लिए। क्योंकि पूरी फैमिली आपके अगेंस्ट है। जब आपकी बहन को वो एक्सेप्ट नहीं करे तो आप ही को क्यों एक्सेप्ट कर लेंगे जी। तो आपको एज अ टूल वे यूज करेंगे। आपको इस्तेमाल होना है तो हो जाओ, लेकिन माँ का, बाप का, या अपने जीवन का, चलो छोड़ दो माँ बाप को भी, आपका अपना जीवन। तो मेरा जो विजन है, मेरा विजन भी और हमारे चांसलर सर का भी विजन ये है कि नई पीढ़ी को हम इस चीज को अगर स्टार्टिंग से ही बता के चलें तो शायद ये हो ही ना। और सच बात बताऊं कि अगर आप ज्योतिष के डेप्थ में जाएंगे, हमारे 16 संस्कार होते हैं। पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार में इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं कि किस दिन, किस मुहूर्त में हमें गर्भ धारण करना चाहिए, किस दिन अगर हम कंसीव करेंगे तो हमारा बच्चा IAS बनेगा, किस दिन हम कंसीव करेंगे तो हमें बेटा होगा, किस दिन हम कंसीव करेंगे हमें बेटी होगी, किस सिचुएशन में हम कंसीव करेंगे तो हमें चरित्रहीन बच्चा पैदा होगा। हम बच्चों को तो दोष दे रहे हैं कि बच्चे ने सुनी नहीं, लेकिन उस टाइम हमारी मेंटली कंडीशन क्या थी जब हमने कंसीव किया था। सही बात है।
तो हमने बोया जो है वही काटा है। फर्क इतना है कि हम उस टाइम सामाजिक बंधनों में शायद इतने स्ट्रिक्टली बंधे हुए थे कि हम इतना ओपनली उस चीज को कह नहीं पाए, लेकिन मन में दबी दबी ख्वाहिश थी। बच्चे तो हमारे ही है ना, तो हम दोष क्यों दे रहे हैं? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जैसे आचार व्यवहार, जैसा भोजन परोसोगे, जैसे परिवेश में बच्चों को पालोगे, वैसे ही आपकी फसल तैयार होगी। बिल्कुल। तो मेरा मानना यह है कि हमारा विजन जो है बहुत दूरदर्शिता के साथ चल रहा है। चांसलर सर का भी यही है कि बहन जी, जब मैं निकलता हूँ यहाँ पर विजिट पे या राउंड पर, तो मुझे सर झुकाना पड़ता है, बच्चे नहीं मानते। और सुसाइड का भी मैंने सुना है कि IMT में हुआ है कोई केस, और अभी भी कई बच्चे तो कि मैम मेरा सुसाइड को मन करता है। एक दिन मैं ट्रेन में थी, झांसी से आ रही थी, तो एक लड़की, मैम मैं सुसाइड कर लूंगी। मैंने कहा बेटा मैं कॉल नहीं ले सकती, मैं ट्रेन में हूँ और बर्थ भी ऊपर वाली या नीचे वालों तक की नींद खराब हो जाएगी। तो मैंने कहा आप मुझसे चैट पे बात करो, मेरा पेपर की कोई तैयारी नहीं है, मेरे बॉयफ्रेंड ने ये कर दिया वो कर दिया। मैंने कहा बॉयफ्रेंड वाली बात हम बाद में करेंगे, पहले आप पेपर दे के आओ। पेपर उसका अच्छा हो गया, मरने की बात खत्म हो गई। लेकिन अगर उसे उस टाइम इतनी हेल्प नहीं मिली होती तो शायद बहुत दिक्कत हो जाती, कुछ भी उल्टा सीधा कर बैठते। सही बात है। तो ज्योतिष बहुत हद तक हमें जीने का तरीका सिखाती है। और पहले इसकी जरूरत क्यों नहीं थी कि हमारे परिवार में बहुत सी चीजें बड़े बुजुर्ग जानते थे, वो हमको वो चीजें फॉलो कराते थे और हमारा जीवन आसान बन जाता था। आजकल हमारी इंडिविजुअल फैमिली है, जो मैम अभी कल मुझसे बात कर रही थी, उनका कहना यही है कि मेरी बेटी कुछ भी घर की चीजें नहीं सीख पाई, कैसे रिश्ते मैनेज किए जाते हैं। कि मैं तो जॉब में थी, दादा दादी के पास रही है, सर्वेंट लगे हुए थे। तो अब हस्बैंड यही चीज कहता है कि तुम तो, जैसे बोलते हैं ना एक शब्द है वन वर्ड की, मैरिज मटेरियल नहीं हो। तो वही चीज है कि आजकल जो है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो है, मैरिज मटेरियल नहीं है। क्योंकि शादी होते ही तो बहुत सारी सिचुएशन बदल जाती हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां। आपने भी शादी की है तो आप भी ये समझते हैं कि शादी होते ही आपका मन होता है कि मेरी वाइफ मेरे लिए ये चीजें करे, चाहे उसने मायके में ना की हो। सही बात है, बिल्कुल सही बात। कोई उसे बेटी मान के ट्रीट नहीं करता। सुबह देर से उठी, ये उठी, कोई ये नहीं कहेगा कि बेटा तुम ये कर लो। हमने अपनी बेटी की शादी की है, बहुत अच्छा परिवार है, टचवुड, लेकिन हमारी बेटी को भी बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ी हैं। AKG में असिस्टेंट प्रोफेसर है हमारी बेटी। तो मैं यही कहूंगी कि लेकिन हमने अपनी बच्ची को संस्कार दिए हैं कि फादर इन लॉ डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल हैं कि वो चाय ना बनाए सुबह की तेरे होते हुए। तो अगर उसे जोर भी पड़ा होगा 3 साल में, 3 साल हो गए हैं, लेकिन उसने पलट के ना तो हमसे कहा है, और फादर इन लॉ भी उसे बेटी की तरह प्यार करते हैं। अच्छा, ज्योतिष पर आते हैं हम लोग वापस। बहुत सारे लोग ज्योतिष को एक अंधविश्वास मानते हैं, तो आपका क्या कहना है उनके लिए? ज्योतिष को अंधविश्वास मानना मेरे ख्याल से ये है कि आप हर चीज को डिनाई कर रहे हो, आप अपने आप को ही नहीं जाने। सबसे पहले आप ये बताओ कि क्या एक भोजन सबके लिए समान रूप से उतना ही वो है स्वास्थ्यवर्धक जो एक पर्सन के लिए? जी। इट मीन हमारे 5 तत्व हैं, उन्हीं 5 तत्वों से हम बने हैं। अगर मैं अग्नि तत्व हूं तो मुझे ठंडा पसंद है, अगर मैं जल तत्व हूं तो मुझे लिक्विड चीजें ज्यादा पसंद है, अगर मैं वायु तत्व हूं तो मुझे और तरीके की चीजें पसंद हैं। तो सबसे पहले तो ज्योतिष को अंधविश्वास कहने वालों को मेरे से बात करनी चाहिए। अंधविश्वास वो लोग कहेंगे या तो उनका ब्रेन ही काम नहीं करता। ज्योतिष के बिना तो जीना ही संभव नहीं है। क्या आप 5 तत्वों को डिनाई कर दोगे? जल तत्व, जल है, अग्नि है, आकाश है, पृथ्वी है, वायु, नहीं कर सकते ना। यही 5 तत्व तो हैं हमारी बॉडी में, और जिसमें जिसकी अधिकता है उसका होल्ड उस पे हो जाता है। अगर आप अग्नि तत्व के हो तो आप आर्मी में जाओगे, लेकिन आपका भाई अगर जल तत्व का हो तो क्या वो आर्मी में जाएगा? क्या वो डॉक्टर बनेगा? वो खून देख के बेहोश हो जाएगा, सर्जरी करनी हुई। सही बात है। तो ज्योतिष को अंधविश्वास वही लोग कहेंगे जिनका ब्रेन काम नहीं करता है, या मैं तो नहीं समझती कि उन्हें फिर इंसान कहलाने का अधिकार है, क्योंकि इंसान को इन चीजों को, आप ये बताइए, ज्वार भाटा आता है पूर्णमासी को, क्यों आता है? क्योंकि चंद्रमा के कारण जी। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारे मन का कारक है। आपको पता है बहुत सारे सुसाइड के केस जो होते हैं ये पूर्णमासी के करीब ही होते हैं, क्योंकि इतना ज्वार भाटा अगर समुद्र में आ सकता है तो 75% बॉडी में हमारे जल है, तो हमारे मन में कितनी उथल पुथल होगी। अगर चंद्रमा मेरा विष दोष में है, अगर चंद्रमा मेरा ग्रहण योग में है, तो मेरी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। आपको पता है कि जो मेंटल हॉस्पिटल होते हैं वहां पे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी बढ़ाई जाती है पूर्णमासी के करीब। अच्छा। डॉक्टर्स की एक्स्ट्रा टीम लगाई जाती है
क्योंकि उस दिन इतना मानसिक रूप से वो आता है बच्चों में, उबाल के कंट्रोल करने मुश्किल हो जाते हैं, बच्चे हो या बड़े हो कोई भी जी। तो कैसे ज्योतिष को आप नकार सकते हो? आपका सूर्य है, सूर्य सबको समान रूप से प्रकाश दे रहा है। जिसका सूर्य कमजोर होगा वो कभी भी लीडिंग पर्सन नहीं बन पाएगा, जिसका सूर्य मजबूत होगा वो चंद्रगुप्त बन जाएगा, वो जंगल में भी राजा की तरह न्याय करेगा। तो मेरी समझ में नहीं आता कि इसे अंधविश्वास लोग कैसे कह देते हैं। ज्योतिष तो जिस टाइम हम पैदा होते हैं ना, एक ब्लूप्रिंट जो हमारी कुंडली है, आकाशीय खाका है हमारा, वो जी। पास्ट के कर्माज हैं हमारे वो। हम्म। आप 2 बच्चे हैं, एक साथ पैदा हुए हैं, जुड़वा हैं, उनमें भी डिफरेंस पाते हैं नहीं पाते हैं? जबकि बिल्कुल। सब लोग ये कहते हैं कि जो जुड़वा बच्चे हुए हैं उनकी कुंडली सेम बनी, ये बनी, उसमें भी फर्क आ गया। एक बच्चा 5 मिनट बाहर दुनिया में आया, उसकी दृष्टान कुंडली बदल गई। जो पृथ्वी की रफ्तार है उसमें कितने 100 किलोमीटर का फासला आ गया। दोनों का पास्ट का भी कुछ कर्माज होंगे। दोनों बच्चे कभी भी ट्विंस ना तो एक साथ डॉक्टर बनते, ना एक साथ इंजीनियर बनते। एक बच्चा दब्बू हो सकता है, राम और श्याम, सीता गीता जो आप देखते हैं ये रियलिटी है। जी। तो ये सब हमारे पास्ट के कर्माज हैं, तो कैसे हम ज्योतिष को नहीं मानेंगे? मैं तो ये सोचती हूँ कि ज्योतिष को खाना, ज्योतिष को पीना, ज्योतिष को सोचना अगर हम शुरू कर दें, हमारी जिंदगी की बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। मुझे कौन सा सब्जेक्ट शूट करेगा अगर मैं उस दिशा में मेहनत करूं। सपोज मैं अपना ही एग्जाम्पल लेती हूँ, मैंने बीएससी किया, जबकि मैं राइटिंग स्किल में बहुत अच्छी थी, हिस्ट्री मेरे को बहुत पसंद था, लेकिन मेरी मदर डॉक्टर थी। सब पे प्रेशर होता है, अरे मेरा इंजन, मेरा बड़ा बेटा, मेरा बड़ा बच्चा ही अगर सही दिशा नहीं चुनेगा। जबरदस्ती उन्होंने साइंस दिलाई। लेकिन 84 में मैं हाई स्कूल में थी, मेरी मदर को गोली लगी, ऐसे लंग्स को पार करते हुए निकल गई। मम्मी बेड पे, गोली लग गई। कुछ पारिवारिक वो था। गांव में जब आप एक अच्छे स्टेटस पे पहुंच जाते हो, आपके अपने ही आपसे जलने लगते हैं। जिस बच्चे को मम्मी ने पढ़ाया लिखाया, ताऊ जी का दूसरे परिवार का वो था, उसी ने गोली मारी। आज तो वो भी इस दुनिया में नहीं है। तो मेरे फादर इंटर कॉलेज में लेक्चरर थे, जेल भरो आंदोलन था, 2 बार जेल गए, और मेरी मदर हॉस्पिटल में। 6 महीने मम्मी के हिस्से के पेशेंट मैंने देखे जब मम्मी बेड पे थी, क्योंकि डिलीवरी केस तो वो लोग देखते थे जो उनके असिस्टेंट थे, लेकिन इंजेक्शन लगाना, ड्रेसिंग करना हाई स्कूल में। तो क्या मैं डॉक्टर बन पाई? नहीं बन पाई ना। माँ की हसरत वहीं की वहीं रह गई, लेकिन अंदर से मुझे टूटन आई। आपने कहा कविता, कविता कब जन्म लेगी? कविता जब लेगी जब उसके भाव को कोई समझेगा नहीं। बस मेरे में ये एक वो रही कि मैंने किसी को दोष नहीं दिया, मैंने ये सोचा उनकी भी सिचुएशन थी। उसके बाद जैसे ही मैंने 12th किया, शादियों के वो उठ गए। मम्मी को लगा मुझे कुछ हो जाएगा, फिर मेरी बच्चियां ना रह जाएं, ये वो। उसमें भी मैंने डिनाई किया कि मुझे शादी नहीं करनी है। मेरे से छोटे बहन भाइयों की शादी, एक की 16 साल की उम्र में जो आज डिग्री कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल है, एक की 15 साल की उम्र में जो भाई की मुझसे छोटा है, लेकिन बाईपास सर्जरी हो चुकी, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में उस पर जिम्मेदारियां आ गई। हेल्दी हम थे ही सारे, माँ ने अच्छे से पाला पोसा हमको, तो लगा ही नहीं दोनों बहन भाई इतने छोटे हैं। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमारी कि जिनका कोई वो नहीं होता, डेस्टिनी यहाँ ले आई। फिर मैंने बीएससी किया, तो मैं कोचिंग का वो नहीं, मेरी मम्मी ने सीधे कि बेटे इस साल तो 2 शादियां उठ रही है 15 दिन के आगे पीछे, अगले साल करा लेंगे। बीएससी करते ही मैंने गुस्से में सोचा कि योर ऑनर करके मैं वकील बनते ही जो है बहुत पैसा कमा लूंगी, जैसा दिखाते हैं मूवी में। मतलब एमएससी की बजाय सीधे गई एनएस में, एलएलबी में एडमिशन ले लिया। तो मैं इसे डेस्टिनी बता रही हूँ आपके कि डेस्टिनी मुझे क्यों यहाँ पर ले आई। एलएलबी में एडमिशन लिया तो फिर उसमें भी मन नहीं माना कि बिल्कुल पीक पे जाना। एलएलएम किया, एलएलएम में यूनिवर्सिटी टॉप कर दी। मतलब मैं कर दी बोल रही हूँ, कर दी का मतलब ये कि मैं 8 बच्चों का खाना बनाकर जाती थी कोर्ट, और वहीं से कोर्ट उतारा, हाथ पे डाला, और मैं एलएलएम के लिए यूनिवर्सिटी में दीवार फांद के, मतलब मेन गेट से ना जाके लंबा चलना पड़ता, मैं दीवार फांद के एलएलएम की क्लास अटेंड करती थी और फिर घर आती थी। फिर 8 बच्चों का खाना बनाती थी, जिसमें मेरी भतीजी, भांजी, बहन, भाई, और मेरी मामी ने सुसाइड कर लिया था 2 उनके बच्चे। इसके बाद यूनिवर्सिटी टॉप करती। क्या बात। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मैंने कुछ किया, शायद मुझे यूनिवर्स कुछ देता है, मुझे नहीं पता। कि जैसे मुझे लोग दबाने की कोशिश करते हैं, मैंने कहा मुझे काटने वाले मेरे साथ साथ चलते हैं, लेकिन जितनी शिद्दत से मुझे दबाते हैं, मेरा पुनर्जन्म उससे ज्यादा उससे होता है। तो जब एलएलएम में यूनिवर्सिटी टॉप कर दी तो मुझे ताज्जुब हुआ, मैंने कहा अच्छा यूनिवर्सिटी टॉप हो गई, यूनिवर्सिटी टॉप हो गई। उसके बाद शादी हो गई, लेकिन यह है कि जिग जैग जो लाइफ में रहा। फिर शादी हो गई, 5 साल क्रिमिनल में प्रैक्टिस की, 2 साल तो वही हो गए थे एलएलएम वाले, फिर 2 साल जब तक जुडिशियल का कोई फॉर्म नहीं निकला, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था। आफ्टर मैरिज
रोल नंबर आया, शादी कोई पतिदेव ने समझाया कि हमारे यहाँ तो इतनी प्रॉपर्टी है, 2 पीढ़ियां भी बैठ के खाएंगी, तो मतलब वहां कोई वो नहीं था कि जॉब करे वाइफ। अब मैंने सोचा कि 2 सिचुएशन है, क्योंकि शुरू से ही मैं ये बोलती थी पापा को कि जैसे पूछते थे कोई पसंद है, तो उसमें भी मैंने अपनी मान मर्यादा का हमेशा ध्यान रखा। सब लोग गांव में, मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट है कि आपकी बेटी शहर में रहती है, पढ़ती है, क्या करेंगी जी। तो मैंने हमेशा अपने माँ बाप के स्वाभिमान को, या मैं ये कहूंगी कि उनकी परवरिश मेरी रगों में है, तो भटकने का मौका ही नहीं मिला। तो मैंने जो है ये सोचा कि मैं एडवोकेट हूँ, हमेशा रहूंगी। मैं LLM हूँ, वे LLB हैं, लेकिन अब मुझे हाथ खींच के इस बंदे को यहाँ लाना है। जैसे होता है ना, प्यार हो जाता है, प्यार हो गया अरेंज मैरिज में प्यार हो गया। तो उनको देखती थी, वो अपने परिवार के छोटे बच्चे थे, सिचुएशन ऊपर नीचे भी रही बिजनेस में, तो वो सपोर्ट उनको नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। वो तहसील में प्रैक्टिस करते थे, उनके दोस्तों ने कहा कि भाभी जी का यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा लो। मैंने की नो, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की प्रैक्टिस की है, मैं एक्स रह सकती हूँ पर झोपड़ी में नहीं बैठूंगी। तो अपना स्टेटस मेंटेन रखा। 2 साल खूब लंबा घूंघट, झाड़ू पोछा, सारी चीजें। मेरे हस्बैंड बहुत इमोशनल होते थे, यार मैंने क्या कर दिया, तुम्हारी जिंदगी है। कोई बात नहीं, अच्छे वकील बनो, छोटा काम मत करना, किसी छोटी चीज पे हाथ मत रखना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो जो मेरी वो 5 साल की प्रैक्टिस थी, वो उनमें कैसे करूं, ये शाम के टाइम घर में बैठ के बातें करते थे, मैं इनको खींच खींच के लाती थी। मैंने कहा आप पढ़ते क्यों नहीं हो? कई बार शायद इसे कट कर देना, आपको बता दे रही हूँ। कई बार मैंने इन्हें कहा कि जितना है हराम से हर से क्यों नहीं है, सबकी चुगली करते रहते हो, पढ़ाई पे ध्यान दो। और आज टचवुड वो कमिश्नरी के टॉप के एडवोकेट हैं। कई बार मेरे फादर से भी कहा कि मुझे इतनी अच्छी वाइफ नहीं मिल सकती थी, और मैंने LLM होके हाउसवाइफ बनना चुना। उसके बाद जब मैं मेरठ आई, मेरा ऑफिस था, सारी चीजें, ये मेरठ ही शिफ्ट हो गए। इनकी लाइफ में भी एक टर्निंग पॉइंट आया था। बाइक छिन गई थी इनकी किसी उसमें, और बाइक को रिलीज कराने के लिए मैं इनके साथ गई। तो मैं जहां जहां जा रही थी जिस कोर्ट में, तो सभी ये कह रहे थे मैम ये क्या, तहसील में आप यहाँ ले आओ ना। ये 2 दिन आते थे, फिर धीरे धीरे यहीं शिफ्ट हो गए। जैसे मैं बोलती हूँ कि डेस्टिनी होती है, मेरा बच्चा मेरे गर्भ में आया, और मेरे बच्चे ने शायद अपने पापा के लिए एक नया रास्ता चुन लिया। मेरी तबीयत खराब हुई, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गए, और आज इन्होंने, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इतनी अच्छी एडवोकेट बन पाती जितने अच्छे ये हैं। ये रेवेन्यू में इनका अच्छा खासा डंका बज रहा, आज होल्ड है रेवेन्यू में, कमिश्नरी में। अच्छा, कमिश्नरी में, और बोर्ड भी यहीं आता है, तो लखनऊ जाने की भी जरूरत नहीं है। मतलब दूसरी कोर्ट में इन्होंने जाके ही नहीं झांका है। और काम भी, अब इसमें मेरा लक, मेरा एफर्ट, मेरा सानिध्य, या फिर इनकी मेहनत, कुछ भी कह लीजिए, मैं तो ये कहूंगी परिवार का पूरा सपोर्ट, उनके बच्चों का, उनका सारा चीज जो है मिलके, आज मुझे किसी चीज की कमी है नहीं। लेकिन इन्होंने उस चीज में भी सपोर्ट किया, इतना समझा, हालांकि इन्हें पसंद नहीं था एस्ट्रोलॉजी, मतलब सोच में डिफरेंस है हमारी। मैं थोड़ा इमोशनल हूँ, वो प्रैक्टिकल हैं। तो उन्हें लगता है कि हमें पैसा अर्न करना और स्टेटस बनाना वो है, लेकिन मेरा ये लगता है कि चलते चलते यहाँ भी किसी को कुछ करते चलो, यहाँ भी किसी को कुछ करते चलो। अगर मुझसे कोई हेल्प मांगने आता है, मैं वकालत नहीं करती, मैं आज भी वकालत के जरिए उनकी मदद कर देती हूँ, क्योंकि क्रिमिनल में भैया प्रैक्टिस कर रहा है। सही बात है। और एस्ट्रोलॉजिकल भी मेरी हमेशा कोशिश यही रहती है, जैसे मेरा भैया क्रिमिनल में प्रैक्टिस कर रहा है, कई बार होता है कि दीदी क्या बात है, समझ नहीं आ रहा, एक गैंगस्टर लगा हुआ था लड़का, और पता था वो ऐसा नहीं है, उसके फादर का मर्डर हुआ और उसे जबरदस्ती फंसा दिया गया। सारे विटनेस हॉस्टाइल हो गए उसके, और कोई सबूत उसके खिलाफ नहीं मिल रहा था, उसकी बेल नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा मेरी इनके घर से बात करवा, इनका इनके घर में वास्तु दोष है। तो तभी वो महल वाला गांव है हमारे पास, जहाँ मेरे फादर लेक्चरर रहे थे, वहां के हैं, उसका फादर का मर्डर हुआ, तो गांव वालों ने ही उसे गैंगस्टर के केस में फंसाया, और इन्होंने गंगानगर में गांव से भाग के, जैसे गांव की पॉलिटिक्स होती है, मकान लिया अपनी सुरक्षा के लिए। ईस्ट डायरेक्शन में मेन गेट था, 3 मंजिले तक इन्होंने लोहे की ग्रिल लगा दी कि रात बिरात कोई अटैक ना कर दे, और टॉयलेट भी था नॉर्थ ईस्ट में। तो मेरा पहला सवाल उसकी मम्मी से ये था, मैंने कहा आंटी नॉर्थ ईस्ट में क्या है आपका, नॉर्थ ईस्ट में आपके कहीं ना कहीं वास्तु दोष है। बोली बेटा टॉयलेट है। मैंने कहा कोई ग्रिलिंग वगैरह? अब लोहे की ग्रिल और जेल की सलाखें, आप दोनों को कंपैरिजन करो। तो बोली 3 मंजिले तक है। तो मैंने बोला, मेरी आंटी कुछ दिन के लिए इस मकान को छोड़ दो, किराए पे ले लो।
मैं इतना नहीं कहूंगी भाई सास बहू आप बच्चों के साथ कैसे, पति नहीं रहे, बेटा जेल में है और काफी टाइम से है, तो मैंने कहा आप इस मकान को छोड़ दो। उस लड़के की बेल हो गई। क्या बात है, मतलब ये वास्तु दोष की वजह से, ये वास्तु दोष की वजह से उस बच्चे पे ये सारे, क्योंकि जब गांव से भागे तो अफरा तफरी में आदमी क्या सोचता है, एकदम से कोई मकान उनके लिए तैयार नहीं था, जो मिला होगा जितने में मिला होगा वो वहां शिफ्ट कर गए, और सुरक्षा की दृष्टि से लोहे की ग्रिल और बना ली, वो भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आने वाली जो गुड वाइब्स थी वो सारी हमारी खराब हो गई। अगर मैं पूजा घर में टॉयलेट जैसी कोई चीज कर लूं तो कितना गलत हो जाएगा वहां, फिर सारी चीजें मेरे लिए उल्टी उल्टी हो जाएंगी। सही बात है। तो बहुत सारी चीजें इस चीज में मैटर करती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, नॉर्थ ईस्ट जो जोन होता है, नॉर्थ ईस्ट जोन जो है यहाँ से हमारी शुभता है, सूर्य की रेज आती हैं, ये पानी का कोना है, यहाँ पे आप वो बना के रख लिए। अब मैं नाम लूंगी तो फिर बहुत ही एक टीवी सेलिब्रिटी हैं एस्ट्रोलॉजर, तो मैं उनके यहाँ गई, मैंने जाते ही देखा, मैंने कहा सर ये क्या कर रखा है आपने, आपने तो यहाँ सारे में जो है इलेक्ट्रिक पावर हाउस बना रखा है, क्योंकि वो बहुत सारे चैनल्स पे लाइव आते थे। ये बोले आशा जी ये बना बनाया लिया था। मैंने कहा सर ये तो अग्नि में पानी है और पानी में अग्नि, तो दोनों ही चीजें गलत हो गई। तो फिर कुछ दिन बाद हमारे कोर्स करते करते ही उनका वो जो है तोड़ फोड़ करके पीछे होने लगा। तो उनके असिस्टेंट ने बताया, मैंने कि ये क्या हो रहा है, बोले आप ही ने तो बताया था। और फिर वो मेरठ मेरे एक सेमिनार में आए तो जीने से उतरते हुए बोले कि आशा जी ये मकान किसने डिजाइन किया। मैंने कहा सर ये मेरी वास्तु की पहली कृति है। जिस टाइम मैं प्रोफेशनल भी नहीं थी, लेकिन मैंने इतना वास्तु पढ़ा कि आज तक मेरी डायरी में जितने नोट्स मेरे अपने मकान के लिए बने हुए हैं, इतना आज तक मुझे कोई पढ़ा नहीं पाया। क्या बात है। और जिस दिन वो किताब मार्केट में आएगी ना, मुझे नहीं लगता कि उसे पढ़ के कोई अपने घर को या कहीं भी कोई वास्तु की थोड़ी भी कमी रह जाने देगा। तो सर बोले फिर तुम मुझसे वास्तु पढ़ने क्यों आई थी। मैंने कहा सर मैंने ये सोचा था कि बना बनाया, भाई आप एक ब्रांड है, मैंने कहा बना बनाया किसी का मकान है, मैं उसका निवारण कैसे करूं। आप अग्रवाल जी की बात तो नहीं कर रहे? नहीं वो नहीं है। अच्छा। तो वो तो बहुत बड़े टीवी सेलिब्रिटी हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ। ठीक है। तो सुनेंगे वो पॉडकास्ट, तो मैं उसका उनका नाम इसलिए नहीं ले रही हूँ। तो नहीं ले लीजिए ना, कोई दिक्कत, बुरा नहीं मानेंगे। तो उन्होंने फिर मतलब उन्होंने समझाया कि मान लिया कुएं में एक कुत्ता मर गया है, आप वहाँ हवन कर रहे हो या गूगल लगा रहे हो, धूप लगा रहे हो, लेकिन पानी शुद्ध कैसे होगा जब तक कुत्ता नहीं निकाला। आपकी गाड़ी में चूहा मर गया, आप स्प्रे कर रहे हो परफ्यूम बहुत सारी चीजें, जब तक चूहे को निकाल के नहीं फेंकोगे तब तक आपकी गाड़ी में कैसे वो स्मेल खत्म हो जाएगी। सही बात। वही उन्होंने वास्तु में बताया कि जब तक कहीं पे कोई दोष निवारण है, और आज मैं उसे भी समझती हूँ, जैसे मैंने उस बच्चे का बताया कि नॉर्थ ईस्ट में उनके टॉयलेट था, जब तक वो टॉयलेट को बंद नहीं करेंगे तो कैसे होगा, जब तक वो वहां की ग्रिलिंग नहीं हटाएंगे तो वहां से शुभता कैसे आएगी। तो वो चीज थी, मैंने कहा सर इसलिए मैं गई थी। और मेरा जो मकान है, कभी आप आएंगे मेरठ में तो मैं दिखाऊंगी। मैंने 3 प्लॉट और 1 मकान बेच के उसे बनाया था, और उसमें भी फिर हमने कितनी मतलब अपनी मेहनत लगाई है, कितना पैसा लगाया है, लेकिन टचवुड मैंने उसमें इतनी मेहनत की है कि जितना जी जान से कोई लगा सकता था, एक एक इंच नाप के तोल के हर चीज। और मेरा पुनर्जन्म ही हुआ उस मकान में आके, वास्तु कंप्लायंस के अकॉर्डिंग। वास्तु के अकॉर्डिंग। तो मैं ये वास्तु को बहुत ज्यादा इसलिए भी मानती हूँ। मैंने हाउसवाइफ वाली जिंदगी एक्सेप्ट कर ली थी, बहुत अच्छी बहू हूँ, बहुत अच्छी कुक हूँ, और अपने बच्चों को पढ़ाते हुए सेटिस्फाई थी, लेकिन ज्योतिष में इंटरेस्ट था। मैंने कहा ना कि मैंने प्रोफेशनल बनने के लिए ज्योतिष नहीं किया था, लेकिन पढ़ते जाना एक अंदर से भूख है, आज भी भूख है। इतनी सारी जहां भी पता चलता है कि शिव पुराण, नारद पुराण खरीद के रखी हुई हैं, लेकिन अफसोस ये है कोई पढ़ने ही नहीं देता, टाइम ही नहीं मिलता। अभी भी मन ये करता है कि कोई मुझे टाइम दे दे तो मैं और पढ़ूं, और मैं पढ़ूंगी, ऐसा नहीं। अपने ऑफिस में मैंने सोच लिया है कि कॉलेज मतलब यूनिवर्सिटी में ले जाके रखूंगी, वहां पढ़ूंगी। नहीं आप बहुत जरूरी है आपके लिए पढ़ना। नहीं मेरा मन होता है, मुझे मतलब जब नींद नहीं आती है, मुझे किताबों का शौक है, तो किताबें पढ़ना। आपको क्या लगता है आज के युवा ज्योतिष में रुचि ले रहे हैं? बहुत ज्यादा, पहले लोगों से ज्यादा, क्योंकि हर बच्चा बहुत जल्दी सक्सेसफुल होना चाहता है और वो इसे एक साइंस मान रहा है। रेमेडीज फॉलो करके जो ज्योतिष के दोष होते हैं वो हट जाते हैं बहुत हद तक। ऐसी रेमेडीज आपने रील में सुनी है? शुक्रवार को शराब पियो, शुक्र अच्छा हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट में अंडरवियर ये सब रख दो, जो है आपके फिजिकल रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। देखिए अपने वो व्यूअर्स बढ़ाने के लिए आप कुछ भी कह दो, ये रेमेडी नहीं है। ये सब रेमेडीज नहीं होती, ये रेमेडी नहीं है। शराब पीने से कैसे शुक्र आपका अच्छा हो जाएगा?
मैम मैं पूछ रहा हूँ। हाँ नहीं, मैं पूछ रही हूँ, शराब पीने से तो राहु आपका खराब हो जाएगा। जब आप अनकॉन्शियस हो जाएंगे, आप वाइफ के सामने शराब पी के जाएंगे तो वो गले लगा लेगी। सही बात है। तो आपका तो राहु और विचलित हो जाएगा। आपने अपनी लाइफ में कोई ऐसी प्रेडिक्शन करी हो जो एकदम सटीक बैठी हो और वर्ल्ड वाइड वो लोगों के काम आई हो, जो आज आप इस पॉडकास्ट में साझा करना चाहें? ऐसी प्रेडिक्शन वर्ल्ड वाइड वाली तो मैंने नहीं की है, लेकिन हाँ कई प्रेडिक्शन मेरी ऐसी हुई हैं कि जैसे कोई बच्चा है, मैं लाइव में प्रेडिक्शन कर रही थी, वो तैयारी कर रहा था किसी सिविल सर्विसेज की। मैंने कहा बेटा आप आर्म्ड फोर्स में जाओ, और 1.5 साल बाद वो मुझे कॉल बैक करता है कि मैम मैं आर्मी ऑफिसर बन गया, मुझे सैलरी मिली है, मैं आपको कैसे मिल सकता हूँ, मुझे आपको गिफ्ट देना है। तो क्योंकि हम एस्ट्रोटॉक के जरिए अपना पर्सनल एड्रेस नहीं दे सकते, मैंने कहा बेटा आपकी माँ है, आप जो मुझे देते आप उनको दे दो, तो मैं इसे मान लूंगी। एक बच्ची है सरिता यादव, आज वो जज हैं, वो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी। जब वो 2 अटेम्प्ट में कामयाब नहीं हुई तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप उसकी तैयारी क्यों नहीं करती जब आपने लो सब्जेक्ट लिया जुडिशियल सर्विस की, आज वो जज हैं। एक बच्चा है, अब मैं उनको बोलूं या ना बोलूं कि वो सुसाइड करने की नौबत पे था, यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया था, उस पर रेप का केस लग गया था, आज वो पीएमओ ऑफिस ज्वाइन कर रहा है, वो मुझे माँ मानता है। 2 साल मैंने उसे किस तरीके से, जब भी उसकी डेट होती थी तभी वो मुझे कॉल करता था, और मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे उसमें बेटे वाली ही फीलिंग्स आती थी। और मैं हमेशा जब वो रोता था, मैंने कि नहीं, मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि पीएमओ ऑफिस में वो ज्वाइन करने वाले हैं, बहुत रेपुटेड पोस्ट पे आने वाले हैं, लेकिन वो मेरा बेटा है, बेटा ही रहेगा, हमेशा माँ कहता है। क्या बात है। एक बच्चा अरुण कुमार नाइक है, उससे तो मैं खुल के बोल सकती हूँ, वो बीडीएस किए हुए था। एक बार उसने मुझे ऐसे ही मैसेज किया था कि मैम मुझे सुसाइड करना है, और मैंने कहा कि अभी रुको, मैं मंदिर हुआ हूँ। आकर उसने फिर मुझे मैसेज किया, मैम आपने जवाब नहीं दिया। मैंने उसके रीजन वही पूछे जो आप कह रहे हैं ना कि युवा एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं। कोई गर्लफ्रेंड थी, वो दूसरी लाइन में चली गई, इसने बीडीएस किया, ये ज्यादा कामयाब नहीं हुआ। मैंने इसे समझाया, मैंने कहा बेटे आप अपनी माँ से पूछ के देखो कि आप अपनी माँ को लाखों करोड़ों कमा के देते तब ज्यादा खुश होती, या आप खाली हाथ अपनी माँ की गोद में जाके लेट जाओ, क्योंकि मैं भी अपने बच्चों को लेके एलन में आई हूँ। कल मेरा बच्चा एमबीबीएस ना करके बीडीएस करे तो मैं उसको फेल्योर मानूंगी। सही बात है। गर्लफ्रेंड रिजेक्ट कर सकती है, माँ नहीं कर सकती। बिना बाप का वो बच्चा था। बोला मैम क्या करूं? मैंने कहा आप किसी सीनियर डॉक्टर के साथ असिस्टेंटशिप करो, कुछ आपको अर्निंग शुरू होगी। मुझे पता है बीडीएस करके जॉब नहीं मिली, आपके पास पैसा नहीं है, क्लिनिक कैसे खोलो? फिर मैंने कहा लोन लेके आप क्लिनिक खोलो, और इसे मैं एक गॉड गिफ्ट मानूंगी। आज उस लड़के ने सब कुछ किया और उसकी शादी भी उसी लड़की से हो गई। जिस फैमिली ने रिजेक्ट कर दिया था, रिजेक्शन के कारण होते हैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी ना होना जी। आजकल कोई भी प्यार आपकी जेब को देख के करता है। तो जब वो कामयाब हो गया तो आज वो मेरा फेसबुक फ्रेंड है। तो अच्छा, ऐसी कई चीजें मेरी लाइफ में हुई हैं, मिरेकल हुए हैं। मतलब मुझे ये लगता है कई बार 10,000 लोगों के बीच जब मैं होती हूँ तो मुझे 4-4, 5-5 घंटे हो जाते हैं लाइव करते हुए। मेरे हस्बैंड कोर्ट जाते हैं 11 बजे, अब तो मैं खैर यूनिवर्सिटी में हूँ, नहीं है मेरे पास इतना टाइम, और वो 3-4 बजे किसी दिन जल्दी आ जाते थे तो मैं ऑफिस में ही बैठी हुई होती थी। तब मुझे ध्यान आता, अरे इतना टाइम हो गया, क्योंकि मुझे एक लगाव हो गया लोगों की समस्याएं सुनना और उनको समाधान बताना। मैं अपना दुख भूल, कई बार मतलब मेरी चाय ठंडी हो जाएगी, कई बार मैं खाना खा के पानी, मैंने कहा थोड़ी देर में पीऊंगी, गिलास रखा है, मैं पानी नहीं पी पाती। और सच में जब बहुत देर बाद गला सूखने लगेगा, जब ध्यान आएगा वो तूने पानी नहीं पिया था। तो कुल मिला के ना मेरी जिंदगी बन गया है ज्योतिष जी। और मुझे इसमें ना उम्र का फर्क पड़ रहा है, मतलब जो एज है, अभी मेरे एक बहुत वेल विशर हैं, उनका भी नाम नहीं लूंगी, बहुत सीनियर है, कवि। अच्छा, कवि। तो उन्होंने कहा कि तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो, सुनोगे ना सर तो पता चलेगा। तो मैंने कहा ताकि खुद को भुलाया जा सके। अब ये कवि का भी वो था और एक वो भी था, उन्होंने लिखा मतलब, मैंने कहा सर इस एज में सिवाय बीमारियों की और कुछ याद रहता है क्या? हस्बैंड को यही कहूंगी अब मेरी कैल्शियम का टेस्ट करा दो और मेरी आंखों का वो करा दो, और यहाँ के मुझे पता ही नहीं लगता कि मुझे लगता है मुझसे भी बीमार लोग हैं। सही बात है। तो खुद को आप जब भूल सकते हैं जब दूसरों के दुख में शामिल हो। परफेक्ट, बिल्कुल। अच्छा, तो हम मैम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं जो हमारा सिद्ध महामृत्युंजय संस्थान है, तो वहां मैंने सुना है कि रुद्र अभिषेक कराते हैं, तो वो रुद्र अभिषेक नॉर्मल एक पूजा की तरह होता है या उससे कुछ अलग हटके होता है? तो वो पूजा का ही हिस्सा, लेकिन उसका हमें बहुत गुना फल मिलता है। ये 52 बाई 52 एरिया में बना हुआ है और
सबसे बड़ी बात है कि एक श्री यंत्र होता है जो मेरु पृष्ठाकार मतलब उसमें आकृति में बनता था। ये महामृत्युंजय यंत्र जो है उस आकार में बना हुआ है। ठीक है। और हमारी 52 ही नाड़ियां होती हैं, 52 ही सिद्धपीठ हैं, तो ये उसको कैलकुलेट करके बनाया गया है। अच्छा। इसके अंदर अगर हम पूजा करते हैं तो उसका हमें कई गुना फल मिलता है। यहाँ पर 101 जो पूजा करने के लिए पंडित हैं, जो बहुत ज्यादा शिक्षित हैं, इस उसमें निपुण हैं, वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो आप किसी भी समय यहाँ पर जाके पूजा करा सकते हैं। और महामृत्युंजय मंत्र हमारे लिए जीवन दान का काम करता है। और क्योंकि इसे श्री यंत्र के उसमें बनाया गया है, तो एक तो आपको आयुष्य देगा ये, और एक आपको समृद्धि देगा। मतलब महामृत्युंजय को हम स्पेशली हेल्थ के लिए मानते थे, लेकिन क्योंकि ये श्री यंत्र के रूप में बनाया गया है महामृत्युंजय करके, तो ये हमको प्रोस्पेरिटी भी देता है। ओके। तो अगर कोई अपनी पारिवारिक समस्या का समाधान पाने के लिए संस्था से जुड़ना चाहता है तो कैसे जुड़ सकता है? इसमें नंबर दिया गया है, कॉल करके जुड़ सकते हैं आप। ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी, एक ये भी सुविधा है इसमें, पूजा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। अच्छा। आप ऑनलाइन भी संकल्प करके आप अपनी पूजा के लिए वो करा सकते हो बुकिंग। अच्छा, रुद्र अभिषेक के दौरान किन सामग्रियों का उपयोग किया जाता है और उसका पूजा में क्या वैल्यू है? शिव जी भगवान को जो भी चीज हम अर्पित करते हैं उसका अलग अलग वो होता है। मान लिया हम शत्रुओं से बाधित हैं तो सरसों का तेल चढ़ाएंगे तो हमारी शत्रु बाधा का निवारण होगा। अगर हम जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, हम शहद का अभिषेक करेंगे। अगर हम बेलपत्र चढ़ाते हैं, सबसे ज्यादा तो बेलपत्र को ही माना जाता है, दूध को माना जाता है, तो ये हमें सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। इसमें जौ चढ़ाए जाते हैं, अगर केतु का प्रभाव है तो दूध में भीगे हुए जौ से अभिषेक होता है। बूरा से किया जाता है तो भी हमें प्रॉस्पेरिटी मिलती है। हमें संतान संबंधी कोई परेशानी है तो गेहूं से, मतलब जितने भी अनाज हैं, हर एक अनाज का, हर एक पुष्प का, हर एक द्रव्य का अलग अलग फल है। अगर आपका शुक्र कमजोर है तो आप दही से अभिषेक करना शुरू कर दीजिएगा। और अगर आपकी आयु रेखा जो है, जिसे जीवन रेखा कहते हैं, वो कमजोर है, आप घी से अभिषेक करना शुरू कर दीजिएगा। तो हर एक द्रव्य का अलग अलग महत्व है। हम ऐसी शायद कोई समस्या नहीं है अगर हम नियमित रूप से अभिषेक करना शुरू कर दें। यहाँ पर तो क्योंकि पंडित जी कराते हैं, संकल्प लेके कराते हैं, मैं नियमित अभिषेक करती हूँ इन सब सामग्रियों से। अच्छा, नियमित शिवलिंग है मेरे घर में और मैं नियमित थाली में अभिषेक करती हूँ। मेरा 1.5 घंटा लगता है डेली पूजा में। सुबह ही उठ जाते होंगे आप जल्दी? हाँ, मेरा सुबह उठने का नियम है। मैं 3 बजे जग जाती हूँ, 3 से 4, 3 से 5 तक कोशिश करती हूँ अब ऑनलाइन रहूं। पहले तो नहीं होता था, पहले तो मैं 7, साढ़े 7 तक रह जाती थी और 5 बजे के बाद मैं फिर मेरी फेसबुक पे आप देखेंगे तो मैं 2 थाली भर के पहले फूल लाती हूँ हैजिंग में से। मेरे यहाँ मुझे मतलब गार्डनिंग का भी बहुत शौक है, मतलब मैं नेचर के बहुत करीब हूँ। सोते कितने बजे हो? मुझे नींद कम आती है। अब मैं थक के जब आ जाती हूँ यहाँ से तो आधा पौने घंटे की मेरी एक झपकी सी लग जाती है खाना खाने के बाद शाम को। फिर उसके बाद मैं 9, साढ़े 9 बजे फिर से एक्टिव हो जाती हूँ, 2 गजल लिखती हूँ। परसों रात में पूरी रात नहीं सोई क्योंकि मेरी मम्मी की पुण्यतिथि थी, उनके लिए बहुत लिखा, बहुत सारी चीजें उनकी यादें की, और सुबह मैं बिल्कुल ऐसे ही बिना सोई उठ गई। और फिर कल सारा दिन मुझे बहुत बोलना पड़ा लेकिन मुझे बिल्कुल थकान नहीं हुई। थकान नहीं होती आपको? नहीं होती, होती होगी, शरीर टूटता है, मैं उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। मेरे ब्रेन की कनेक्टिविटी मेरी बॉडी से शायद अलग है। तभी आप इस एज में इतना टाइट स्केड्यूल बता रहे हो, मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा। हम लोग खुद यहाँ बैठे बैठे पूरे दिन थक जाते हैं लाइट्स के आगे, लेकिन आप जिस तरीके से बता रहे हो, बट इट्स इनक्रेडिबल। हो सकता है महादेव की कोई कल हिमाचल से एक मैम आई थी, हिमाचल की हैं वो, पहले यहीं रही थी IMT में, अब वो सुभारती में है। तो वो ये पूछ रही थी, मैम खाना भी आप खुद बनाते हो? तो हमारे साथ एक डायरेक्टर मैम है उसमें FM में, रेडियो में जो है, और मेरी ये असिस्टेंट भी हैं। तो मतलब मुझे अच्छा लगता है कि उनको क्या क्या पसंद है, मैं वो चीजें बना के ले जाऊं। जो हमारे चेयरमैन सर हैं, मेरा मन होता है कि मैं कुछ उन्हें अपने हाथ से बना के खिलाऊं, लेकिन कुछ प्रोटोकॉल होते हैं कि कोई से अदरवाइज ना ले ले, तो परमिशन लेके मन होता है। मैंने कहा सर मैंने कटहल बनाया है, सर मैंने आज करेले बनाए, फ्रिज में रखाऊंगी सर के। और मैं यहाँ रहती थी, आती थी 6 महीने रावत सर के लिए। तो उस दिन हम और रावत सर अभी हमारे ओरिएंटेशन क्लास में एक साथ ही ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो मैंने कहा सर मैं सर का ब्रेकफास्ट बना के लेके जाती थी और मुझे अच्छा लगता था कि सर खा रहे हैं। नहीं, बढ़िया है मैम ये। तो मतलब कुकिंग मेरा एक मोनिया है। आप खाएंगे ना कभी घर आके तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना मिले, लेकिन मुझे लगता है कि दूसरे ने खाया, मेरा पेट भर जाता है, एक सेटिस्फेक्शन मुझे होता है। मेरे फादर, मेरे भाई आज भी मुझे इस चीज को, मेरे हर रिलेशन में मुझे याद करते हैं
कि हाँ उनके हाथ की ये, उनके हाथ आपकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी है, सबसे मेन बात ये है। मेरे मामा जी का बेटा बॉम्बे में रहता है, भाभी मेरी ये मतलब उनका फिल्मी इंडस्ट्री से भी जान पहचान है, भाभी टेक्सटाइल वो उसमें जीएम है। तो वो भैया कभी कभी यहाँ आता है, तो बचपन की वो बातें, क्योंकि मेरे मामा जी नहीं रहे थे, हम 10 बहन भाई एक साथ पले, 4 हम और 6 वो। तो जब भी वो आता है, बहन जी वो वाली बात बहुत याद आती, बहन जी के हाथ की चाय। तो मुझे कभी कभी ये लगता है कि देखो हम कितने सालों से नहीं मिले हैं और मेरी चाय बॉम्बे में आज भी मेरा जिक्र करती है। क्या बात है। तो बहुत फर्क पड़ता है इस चीज का। अच्छा मैम, रुद्र अभिषेक कराने के लिए कोई विशेष अवसर का इंतजार कर सकते हैं या कभी भी करा सकते हैं? देखिए, आपके घर में कोई सडनली परेशान है, बीमार है, आप कभी भी करा सकते हैं। वैसे मुहूर्त एक अलग चीज होती है, उसका ये तो अलग ही महत्ता होती है, लेकिन शिव का नाम लेने में कभी भी कोई भी बुराई नहीं है। ठीक है। तो अगर कोई इमरजेंसी है आप करा सकते हैं। मान लिया मेरा बच्चा कहीं अब्रॉड जा रहा है, उसके बर्थडे पे मैं नहीं करा पाऊंगी, तो मैं जाने से पहले करा सकती हूँ। तो उसके लिए गुड वाइब्स कुछ तो तैयार होंगी। मुहूर्त का एक अलग महत्व है, वो मैं उसे डिनाई नहीं करूंगी, वो भी एक अलग चीज है। मान लिया आप सोमवार के दिन कराएं, शिवरात्रि के दिन कराएं, या किसी विशेष योग में कराएं, वो भी अलग हो रखता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कभी नहीं करा सकते, कभी भी करा सकते हैं। और मैं तो बोल रही हूँ ना कि मैं नियमित करती हूँ। स्वामी जी की तरह तो इतना विशाल मेरा वो नहीं है, लेकिन इतना सा शिवलिंग मैंने अपने उसमें रखा हुआ है। और आपको ये भी बता दूं, मेरी कुंडली में अल्पायु योग है। मुझे 2 साल की उम्र में पोलियो हुआ था, और भी बहुत सारी मेरी उसमें डेफिशिएंसी है बॉडी में। अगर जांच पे आऊं ना, तो मैंने कहा ना कि मैं खुद पागल हो जाऊं। लेकिन शायद ईश्वर मुझे चला रहा है, और मैं हर दिन को ऐसे जीती हूँ जैसे ये दिन मेरा आखिरी हो। आपसे मेरी मुलाकात ऐसी होनी चाहिए कि आप मुझे जाने के बाद भी याद करें। और जब हम इस वाले उसको रूल को फॉलो करते हैं ना, तो सब कुछ अच्छा ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सबकी ब्लेसिंग से शायद मेरी उम्र भी बढ़ रही है। मेरे फादर कहते हैं मुझे आज भी कि तू मेरे बच्चों में सबसे कमजोर है जी। मैंने कहा दोबारा ये मत कहना, मम्मी तो रही नहीं, पापा डेली कॉल करते हैं, तो पापा ये कहते हैं तू मेरे बच्चों में सबसे कमजोर है। मैंने कहा नहीं पिताजी, ऐसा मत कहना, मैं सबसे मजबूत हूँ। आज सबसे मजबूत जो भैया था उसकी बाईपास सर्जरी हो गई, तो मेरे लिए इससे ज्यादा दुखद क्या होगा। वकालत करता है, सब चीजें, उसका इकलौता बेटा फ्लोरिडा में सेटल है। तो हम बहन भाई आपस में एक दूसरे की बैकबोन है। आपस में बहन भाइयों में हमारा बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है। हमने सबने बोला है कि अपने अपने पार्टनर का कोई गिला गुजारिश मत करना, लेकिन हम 4 जो ब्लड रिलेशन में हैं, जब हमें जरूरत हो चारों 4 पिलर की तरह खड़े होंगे। हम भाभियों की शिकायत नहीं करेंगे, तुम दामाद की मत करना। है ना, वही रिश्ते वो होते हैं। हालांकि दामाद भी बहुत अच्छे हैं, भाभी भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम उनपे बिचारों पे, वो बाहर के हैं जी। हम उन्हें आउटसाइडर मान के उनपे कोई बर्डन ही नहीं डालते, हम आपस में ही सेटिंग कर लेते हैं जी, जी, जी। तो जिसको जब जरूरत होती है तुरंत खड़े होते हैं। क्या बात है। और शायद मुझे लगता है कि आप समाज को जब भी जीत पाओगे, पहले आप अपने घर और परिवार को मजबूत करके चलो। बिल्कुल। मेरे बच्चों से बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, भाई बहनों से बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, और हस्बैंड ने तो मुझे कुछ से कुछ बना दिया। मेरे में बहुत सारी क्वालिटी थी, लेकिन मैं एक झल्ली लड़की थी। ना पहनने का सलीका था, ना ओढ़ने का सलीका था। और सबसे ज्यादा ये है कि फादर ये कहते थे बाप की बेटी गुदर लपेटी, मतलब ऐसे कि चर्चा में ना आ जाए। लेकिन मुझे पहनने ओढ़ने का सलीका मेरे हस्बैंड ने सिखाया है, तो इस चीज के लिए आभारी हूँ। और आज भी बहुत टोकते हैं, सामने लड़ती हूँ, क्या है यार जाते टाइम मत टोका करो। तो एक बार शीशा देख लो कैसा लग रहा है, ये क्या पहन लिया, क्या ओढ़ लिया। तो मैं सोचती हूँ कि उन्होंने मुझे तराश दिया। तो आप अगर पॉजिटिव लेने लगो ना हर चीज को, तो निखार ही आता चला जाता है। बच्चे टोक देते हैं, बच्चे। अब मेरा बड़ा बेटा है, ऑफिस में जॉब कराया मुझे, मान लिया शूज दिलाने गया, सैंडल, मम्मी ये वाले नहीं ये वाले ले लो, ये वाले नहीं 2 वाले ले लो। तो मैं तो बच्चों की भी मानती हूँ, सलाह सबकी मान लेनी चाहिए, मैं सबकी मानती हूँ। और इसीलिए मुझे बहुत सारी चीजें अच्छी मिलती चली जाती हैं, पॉजिटिव मिलती जाती है। तो अगर आप लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो। एंड अगर आप आशा त्यागी मैम से जुड़ना चाहते हो, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हो, कंसल्टेशन लेना चाहते हो, कंसल्टेशन नहीं लेना चाहते हो, एक बार बात ही करना चाहते हो, मोटिवेट होना चाहते हो, पॉजिटिव होना चाहते हो, क्योंकि मैम एस्ट्रोलॉजी तो अच्छी अच्छी करती हैं, 31 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि काउंसलिंग उससे भी ज्यादा अच्छी करती है। उनके जो जीवन का अनुभव है और जो उन्होंने सीखा है, और जो आप शब्द देख ही रहे हो, क्योंकि शब्दों में जो शक्ति होती है वो दुनिया की किसी दवाई में वो शक्ति नहीं है। शब्द ही आपको हील कर देते हैं, अच्छे शब्द आपको कहीं से कहीं पहुंचा देते हैं। तो अगर आप ऐसे शब्दों से रूबरू होना चाहते हैं, पोइट भी हैं, लॉयर भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, खाना कुकिंग भी अच्छी करती है, डीन भी हैं, एक इंसान के अंदर हजारों क्वालिटी हैं,
और वो आपके सामने बैठी हुई है, इनका स्क्रीन पर आपको नंबर आ रहा है, तो आप एक बार संपर्क जरूर करें। साथ में अगर आप महामृत्युंजय संस्थान के साथ जुड़ना चाहते हैं, अपने घर वहां रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं, कोई पूजा पाठ कराना चाहते हैं, या आप वहां जाना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, एक बार विजिट करना चाहते हैं, तो संस्था का नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा। साथ में डिस्क्रिप्शन में भी आपको दोनों की डिटेल्स, नाम, नंबर, सोशल मीडिया हैंडल, ईमेल एड्रेस कंप्लीट मिल जाएगा। तो एक बार जरूर संपर्क करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि इस पॉडकास्ट की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी, क्या हमने ऐसा डिस्कशन किया जो आपके दिल को छू गया। एंड थैंक्स टू यू मैम कि आप इतनी दूर से आए, आपने हमें समय दिया। नहीं, धन्यवाद तो मैं कहूंगी कि मुझे पब्लिक से जुड़ने का मौका मिला। मैं पब्लिक आइकन हूँ वैसे, जी 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 जी। क्योंकि मुझे जुड़ के ना बहुत अच्छा लगता है। नहीं, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। हम कोशिश करेंगे कि कमेंट जिस हिसाब से हैं, बार बार हम उन चीजों के पॉडकास्ट बनाते रहें और बिल्कुल। लोगों को एंटरटेन नहीं, करते हैं मुझे और लोगों को अच्छी बातें समझाते बिल्कुल। रहें, क्योंकि ये दुनिया यहीं रहेगी। हम चाहेंगे कि आने वाली जनरेशन हमसे कुछ सीख कर जाए। मुझे कोई क्रिटिसाइज भी करता है तो मैं उस पर नाराज नहीं होती, पॉजिटिव तो लेते हैं हम। सबका मुझे मतलब स्वागत रहेगा। अगर आपको कोई चीज यहाँ पर अदरवाइज लगी हो, क्योंकि उससे भी मुझे कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट टाइम मैं उस चीज पे संभल के चलूंगी। डन। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आप हमें इतनी देर से देख रहे हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, पसंद करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। नमस्कार मैम।